दुनिया का सबसे बड़ा और काला अवैध बाजार पोर्नोग्राफी है। ये उन करोड़ों विकृत मानसिकता वाले लोगों की एक बेहद अंधेरी दुनिया है जहां इंसानों को महज एक सामान की तरह बार बार खरीदा और बेचा जाता है। इस पूरी सच्चाई में सबसे रूह को कपा देने वाला पहलू ये है कि इन बाजार में एक बहुत बड़ी संख्या मासूम बच्चों की होती है। उन नन्हे बच्चों को उनकी माँ की गोद से बेरहमी से छीनकर ऐसे दरिंदों के हाथों में सौंप दिया जाता है जो अपनी हवस के लिए उन मासूमों की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। कई बच्चे तो इस यातना और नरक जैसे जीवन को सहन नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं, और जो जिंदा बच जाते हैं वो ताउम्र उसी अंधेरी दुनिया की बेड़ियों में कैद होकर रह जाते हैं। साल 2013 के आसपास की है जब कोलंबिया की धरती से बच्चों की तस्करी का एक भयावह और रूह कपा देने वाला सच सामने आया, जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक छोटी सी बच्ची की कहानी ने दुनिया के हर संवेदनशील इंसान की आंखें नम कर दी थी। इंसानियत पर लगे इसी गहरे जख्म और सच्ची घटना से प्रेरित होकर साल 2023 में फिल्म साउंड ऑफ फ्रीडम पर्दे पर आई, जिसे डायरेक्ट किया है एलेजेंड्रो मोंटेवेर्दे। IMDb रेटिंग 7.6 के साथ आज हम इसी फिल्म के माध्यम से आपको उस बच्ची की वही दर्दनाक दास्तां सुनाने जा रहे हैं, और साथ ही एक ऐसे जाबाज और बहादुर होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट की भी जिसने इन बच्चों की आज़ादी के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी। ये कहानी रोजियो नाम की एक मासूम बच्ची की है जो सेंट्रल अमेरिका के एक छोटे से शहर होंडुरस में अपने पिता रॉबर्टो और छोटे भाई मिगुएल के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी। कला और संगीत के प्रति रोजियो का झुकाव बचपन से ही था, पर नियति की विडंबना और घर की चरमराती आर्थिक स्थिति ने उसके सपनों की उड़ान को पंख लगने से पहले ही रोक रखा था। और इसी बीच एक दिन जिसेल नाम की एक रहस्यमयी महिला उनके जीवन में दस्तक देती है। वो रोजियो की खूब तारीफें करती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने स्कूल के एक कार्यक्रम में गाना गाया था जो जिसेल को बहुत पसंद आया था। रोजियो के पिता रॉबर्टो कहीं बाहर थे, तब तक जिसेल ने रोजियो को खूब सारे सपने दिखाकर उसका भरोसा पा लिया। वो खुद को कई सालों से एक सफल प्रोफेशनल मॉडल और डिस्कवर योर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर बताकर रॉबर्टो को भी ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो उसकी बच्चों की किस्मत बदल सकती है। उसने स्कूल में रोसियो को देखा था और वो उसे अपनी तरह एक मॉडल बनाना चाहती है। तभी रोसियो का छोटा भाई मिगुएल भी वहाँ आता है। उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे भी चुन लेती है। जिसेल कहती है, पास के एक होटल में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है और मैं चाहती हूँ कि अगले दिन आप अपने दोनों बच्चों को भी वहाँ लेकर आए। रॉबर्टो को ये मौका अच्छा लगा क्योंकि घर की हालत खराब थी और एक सुनहरे भविष्य की लालच में अगले दिन वो अपने दोनों बच्चों को ट्रेनिंग के लिए उस होटल रूम ले गया। जिसेल कहती है, पेरेंट्स यहाँ अलाउड नहीं है, क्लास शाम तक चलेगी तो 7 बजे आकर बच्चों को वापस ले जाए। रॉबर्टो भी निश्चित होकर अपने काम पर चला जाता है। उधर वो बच्चों को मॉडलिंग सिखा रही है, उनकी तस्वीरें भी खींचती है। अब समय के मुताबिक शाम को जब रॉबर्टो अपने बच्चे को लेने पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ ना तो उसके बच्चे हैं और ना ही बाकी बच्चे। वहाँ सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं मिलता। रॉबर्टो की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो पागलों की तरह भटक रहा था, जबकि दूसरी तरफ अंधेरी दुनिया के सौदागर उन मासूमों की तस्वीरों की नुमाइशें कर रहे थे। कैलिफोर्निया के कमरे में बैठा ओशिंस्की नाम का एक अपराधी उन्हीं बच्चों की ऑनलाइन बोली लगा रहा था, जिसमें रोजियो और मिगुएल की भी तस्वीरें हैं। इससे साफ है कि वो महिला जिसेल किसी बड़े तस्करी गिरोह से जुड़ी हुई है। कैलिफोर्निया में ही एजेंट टिम बेलार्ड और उनकी टीम ऐसे ही खोए हुए बच्चों को बचाने के मिशन पर काम कर रही थी। किस्मत से पुलिस उसी वक्त वहां छापा मारती है और ओशिंस्की को गिरफ्तार कर लेती है। एजेंट टिम के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज और वीडियो लगते हैं जो मानवता के नाम पर कलंक थे। इन बच्चों के साथ हो रहे अमानवीय हरकतों को सुनकर ही किसी भी इंसान को घिन आ जाए। एक वीडियो में एक छोटी बच्ची के साथ घिनौने हरकत करते देख एजेंट टिम का कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए उसे ये सब देखना जरूरी था। उसे पता लगाना था कि आखिर इन बच्चों को कहाँ भेजा जा रहा है। अपराधियों तक पहुंचने के लिए एजेंट टिम एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करता है। वो अपराधी ओशिंस्की का भरोसा जीतने के लिए कानून की मर्यादाओं को ताक पर रखकर उससे दोस्ती का नाटक करता है। एजेंट टिम उसे जेल से बाहर भी निकालता है, अपने घर ले जाता है और एक अपराधी की तरह ही व्यवहार करने का अभिनय करता है ताकि वो उस गिरोह की जड़ों तक पहुंच सके। ये टिम के लिए एक कठिन परीक्षा थी, जहां उसे अपनी नफरत को मुस्कुराहट के पीछे छिपाना पड़ रहा था।
आखिरकार टिम की ये योजना रंग लाती है। वो ओशंस्की पर पूरा भरोसा पा लेता है और एक दिन वो उस डायरी का सच उगल देता है जिसमें मिगुएल की तस्वीर थी। पिछले कई दिनों से टिम लगातार मिगुएल की तस्वीरें देखकर उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। ओशंस्की बताता है कि अगले दिन शहर के बाहर यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप के पास मिगुएल को उनके एक ग्राहक के हवाले किया जाएगा। टिम बड़ी चालाकी से उससे और भी कई जरूरी जानकारियां निकलवा लेता है। अब सारी सच्चाई सामने आते ही टिम अपने असली रूप में आता है और ओशंस्की को सलाखों के पीछे पहुंचाकर खुद एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर उस पेट्रोल पंप पर पहुंचता है जहां मिगुएल का सौदा होने वाला था। टिम बड़ी बहादुरी से मिगुएल को उस नरक से सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। जब टिम ने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पता है क्या कहा? टेडी बियर। ये उस अंधेरी दुनिया में उसे दिया गया नकली नाम था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जो सच सामने आता है वो तो रूह कपा देती है। इन कुछ दिनों में मिगुएल शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उस मासूम ने जो जुल्म सहे थे उन्हें बयां करना भी मुश्किल था। उसके साथ हर रात शोषण हुआ करता था, लेकिन अपनी पीड़ा के बीच भी मिगुएल को अपनी बहन रोसियो की चिंता थी। वो टिम से विनती करता है कि उसकी बहन को बचा ले, जिस पर टिम भरोसा देता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद मिगुएल की आप बीती सुनकर टिम को पता चलता है कि कैसे जिजेल नाम की वो महिला बच्चों को फंसाती है और फिर उन्हें अलग अलग शहरों में बेच दिया जाता है। उन्हें जबरदस्ती एक कंटेनर में बंद कर जहाज के जरिए समंदर पार कर किसी दूसरे देश में ले जाया जाता है। बच्चे डर के मारे चीखते चिल्लाते मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन यहाँ उससे पहले ही उसी सुबह बेकमैन नाम का एक आदमी मिगुएल को खरीद चुका था, जिसने मिगुएल को नाइट क्लबों और समलैंगिक ग्राहों की गर्त में धकेल दिया। ये सब सुनकर टिम की आंखों में जो दर्द उमड़ा वो उस व्यवस्था के खिलाफ एक मौन आक्रोश था जिसने मासूमों के बचपन को ऐसे अंधेरों के हवाले कर दिया था। अगले दिन मिगुएल को उसके पिता रोबर्टो के पास सुरक्षित पहुंचाने के बाद टिम ने देखा कि रोबर्टो की आंखों में दुखों का एक ऐसा सैलाब उमड़ा था जिसने उसे भीतर तक सुखा दिया। थोड़ा संभलने के बाद वो अपनी छोटी बेटी रोसियो के बारे में पूछता है। रोबर्टो उम्मीद भरी आवाज में जब टिम से अपनी बेटी रोसियो को वापस लाने की गुहार लगाता है तो टिम भी चुप हो जाता है, क्योंकि उस मासूम बच्ची का पता अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ था। रोबर्टो का वो दर्द जब वो कहता है कि खाली कमरा उसे सोने नहीं देता, वो बार बार अपनी बेटी के कमरे में जाता है, टिम के सीने में एक चुभन बनकर बैठ गया। उस रात घर लौटकर टिम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। बच्चों के साथ हुए अत्याचार, उनकी दर्दनाक हालत के बारे में साझा करता है और उसकी पत्नी के शब्दों ने टिम के संकल्प को और मजबूत कर दिया। अगले दिन जांच के सिलसिले में टिम फिर से मिगुएल से मिलने जाता है। मिगुएल अपनी बहन का दिया हुआ एक लॉकेट टिम के हाथों में सौंपकर कहता है, आप तो गुमशुदा बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं ना, जैसे मिगुएल ने अपनी सारी उम्मीद उसे सौंप दी थी। इस भावनात्मक आघात ने टिम के भीतर एक ज्वालामुखी को जन्म दे दिया, जिसका लावा बेकमैन नाम के उसी अपराधी पर फूटा जिसने मिगुएल को खरीदने की डील की थी। टिम की सख्ती और धमकी के आगे उसका हौसला पस्त हो गया और उसने जिसेल नाम की उस रहस्यमयी औरत का नाम उगल दिया। उसके बताए हुलिये के आधार पर स्केच आर्टिस्ट के हाथों उस औरत का चेहरा कागज पर तो उतर आया, पर उसे हकीकत में ढूंढना अभी भी एक कठिन चुनौती थी। इधर शहर के चकाचौंध से दूर एक गुमनाम अंधेरे में बच्ची रोसियो हर दिन नरक भोग रही थी, जहाँ एक दरिंदा उसकी मासूमियत को कुचल रहा था। इतनी छोटी बच्ची के लिए इस तरह का दर्द और मानसिक आघात सहना किसी भयावह यातना से कम नहीं था। अब यहाँ टिम जब अपने बॉस जॉन के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा कि उसे कोलंबिया जाना पड़ेगा। रोसियो यकीनन वही है, लेकिन बॉस उसे समझाता है कि ये कोलंबिया का मामला है। जॉन उसे दूसरे मामलों का हवाला देकर इस केस को छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन टिम के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, एक बच्चे से किया गया वादा था। टिम की आंखों के आंसू और उसकी तड़प देखकर जॉन उसे 1 हफ्ते की मोहलत तो देता है, पर साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि इस जांच पर ज्यादा खर्च और ज्यादा समय की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद टिम कोलंबिया पहुंचता है, जहां स्थानीय अधिकारी जॉर्ज के माध्यम से उसकी मुलाकात वैम्पीरों से होती है। वैम्पीरों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस इलाके में नशे और गैरकानूनी कारोबार में बिताया था। हालांकि अब वो ये सब काफी हद तक छोड़ चुका था, लेकिन शहर के अवैध धंधों के बारे में उसे अब भी बहुत जानकारी थी।
जो कभी अपराध की गलियों का पुराना खिलाड़ी था, जिसेल का स्केच देखते ही उसे पहचान लेता है। वो बताता है कि कैसे वो पहले रह चुकी मॉडल मिस कार्तेहेना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसका नाम कुछ और ही है। कहानी के आखिर में ये कहानी कितनी सच और कितनी नहीं है, ये मैं पूरा बताऊंगी। खैर, अब जिसेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की काली दुनिया की रानी बन चुकी है, जिसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस के हाथ हमेशा खाली ही रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े सपने और लालच देकर सेंट्रल अमेरिका से बच्चों को लाते हैं और फिर उन्हें देह व्यापार में ढकेल देते हैं। वो इतनी चालाक थी कि आज तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड का। ऊपर से वो कभी खुद सामने भी नहीं आती, इसीलिए उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। जिसेल तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न देख टिम एक साहसी और चालाक योजना बुनता है। वो तुरंत वैम्पीरो को फोन करके कहता है कि उसका एक अमीर दोस्त है पैब्लो, जिसके कई बड़े होटल और रिजॉर्ट है। अगर उसी का नाम इस्तेमाल किया जाए तो वो जिसेल तक ग्राहक बनकर पहुंच सकते हैं। वो ये खबर फैलाएंगे कि शहर में एक नया आलीशान क्लब बनने वाला है, जिसके लिए बच्चों की सप्लाई चाहिए। पैब्लो ने इससे पहले भी टिम की मदद की है और दोनों मिलकर एक बड़े होटल व्यवसायी के नाम पर ग्राहक बनकर इस गिरोह को जाल में फंसाने का जाल बिछाते हैं। टिम वैम्पीरो को एक ऐसे आदमी को ढूंढने को कहता है जो उनकी बात जिसेल तक पहुंचा सके। वैम्पीरो कैल्कस नाम के एक आदमी को टिम के पास एक आलीशान होटल में लेकर आता है। टिम बड़ी कुशलता से उसे 50 बच्चों की जरूरत का झांसा देता है उसके नए अरबों डॉलर क्लब के लिए। बच्चों को लाने की डील पूरी होती है। पैसों और लालच में अंधा होकर कैल्कस तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। यहाँ कैल्कस अपने काम में लग गया और पुलिस जॉर्ज उस पर नजर रखता है। समय बीत रहा था और उसके बॉस जॉन का दबाव बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे अंतिम चेतावनी दे दी गई। टिम समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। वैम्पीरो से सलाह मांगने पर वो उसे अपनी कहानी सुनाता है कि इतने पैसे होने के बाद भी वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर असहाय बच्चों की जिंदगी को सुधारने के काम से क्यों जुड़ा। तो तुम भी अपने दिल की सुनो, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। टिम ने अपनी पत्नी से भी सारी बातें शेयर की। उसकी पत्नी भी उसे पूरा समर्थन देती है। वो कहती है कि अगर उसकी नौकरी चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मासूम बच्ची की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। द्वंद्व में फंसे टिम को दोनों से वो साहस मिलता है। अब वो अकेले ही इस मिशन को पूरा करेगा, बिना नौकरी की परवाह किए। अब अगले दिन टिम अपने अमीर दोस्त पाब्लो से मिलने जाता है क्लब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात करने, लेकिन क्योंकि अमेरिकी सरकार इस केस से पीछे हट चुकी थी, इसलिए पाब्लो साफ मना कर देता है। फिर भी टिम उसे बच्चों के यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उससे जुड़े भयानक आंकड़ों के बारे में समझाने की बहुत कोशिश करता है। और आखिरी कोशिश में टिम पाब्लो की गाड़ी में रोसियो की तस्वीर और एक छोटा सा नोट छोड़ता है, जिसे देखकर पाब्लो का दिल उस मासूम बच्ची के लिए पिघल गया और वो मदद करने को राजी हो जाता है। अब टिम और उसकी टीम मिलकर अपनी योजना के अनुसार कार्तेहेना में एक नकली क्लब बनाने का काम शुरू कर देते हैं। क्लब की तस्वीरें और ब्लूप्रिंट्स कैल्कस के जरिए जिसेल और उसके गिरोह तक पहुंचा दिए जाते हैं। भारी कमाई की संभावना देखकर वे लोग बेहद खुश हो जाते हैं। वक्त का पहिया कुछ इस तरह घूमा कि वो खुद चलकर उससे मिलने के लिए तैयार हो गए, मानो शिकार खुद अपनी मर्जी से शिकारी के बुने जाल में फंसते चला आ रहा हो। टिम का पुराना बॉस जॉन तक भी ये खबर पहुंचती है। वो टिम की प्रोग्रेस देख उसकी मदद करने का फैसला करता है। कोलंबिया के एम्बेसी भी अब इस मिशन में उसका साथ देगी और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत जल्द एक प्राइवेट आइलैंड पर इस काली डील का मंच सजता है। ऑफिसर जॉर्ज भी अपनी टीम के साथ समंदर में छिपकर पूरी निगरानी कर रहा है। जैसे ही जिसेल अपने खास लोगों और बच्चों के साथ वहां पहुंचती है और सौदे की लकीर खींचती है, पुलिस बिजली की फुर्ती से उन पर टूट पड़ी और चारों तरफ से घेराबंदी कर देती है। प्लान को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि अपराधियों को यही लगा कि टिम, पाब्लो और वैम्पीरो को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह उस आइलैंड की मिट्टी गवाह बनती है जिसेल और उन दरिंदों की गिरफ्तारी और उन मासूमों की आजादी की जिनका बचपन उन दरिंदों ने नीलाम कर दिया था। पुलिस के पास अब ठोस सबूत थे कि बच्चों की तस्करी का ये घिनौना कारोबार आखिर कैसे चलता है। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहाँ कैद हर बच्चा आजादी की हवा में खुशी से झूम उठा। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद जिसमें 54 बच्चों को आजाद कराया गया, उसमें रोसियो का कहीं अता पता नहीं। टिम के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी कीमत पर रोसियो को बचाना है।
ये खबर जब रोसियो के पिता तक पहुंची तो उन्हें इस बात की राहत तो मिली कि कई बच्चियां बचा ली गई है, पर अपने बेटी का सुराग न मिलना उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाया जा रहा था। अगले दिन पुलिस की गिरफ्त में आए फियोगो नाम के एक दलाल को, जो बच्चों को डीलर्स तक पहुंचाता था, जब क्लाइंट बेकमैन की लाश की तस्वीर दिखाई गई तो मौत के डर से उसने सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि रोसियो को कुछ दिन पहले शहर से दूर जंगल के एक बेहद खतरनाक गिरोह के आतंकवादी नेता को बेच दिया गया है। फियोगो से सारी जानकारी लेकर जॉर्ज टिम को बताता है कि वो आतंकवादी सरदार कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बेहद खतरनाक इंसान है। उसने आगाह किया कि उस विरोधियों के चंगुल से आज तक कोई वापस नहीं आया। वहाँ जाना मौत को दावत देना जैसा है। नदी के दक्षिण का पूरा इलाका विद्रोहियों के कब्जे में था। बहुत लंबे समय से पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वहाँ पुलिस प्रशासन या सेना में से कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी वैम्पीरो एक आइडिया देता है। उसने तर्क दिया कि अपराधी चाहे कितना ही खूंखार क्यों ना हो, बीमार या घायल होने पर उन्हें डॉक्टर की जरूरत तो पड़ती ही होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर उनके डॉक्टर बनकर घुसपैठ करने की योजना बनी। करीब एक हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग और नकली मेडिकल दस्तावेज तैयार करने के बाद टिम और वैम्पीरो मिशन पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो नदी के पास बसे एक गांव में जाते हैं और वहां खुद को मेडिकल टीम के रूप में पेश करते हैं। वे गांव वालों से बातचीत करते हैं और विद्रोहियों के इलाकों के बारे में जानकारी जुटाते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। और अगली सुबह टिम और वैम्पीरो को नाव के जरिए जंगल के उस दुर्गम इलाके तक पहुंचाया गया जहां से गिरोह की सीमा शुरू होती है। इससे आगे अब जॉर्ज नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस की एक टीम हमेशा पास में तैयार रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। अब यहाँ पहले तो कुछ हथियारबंद विद्रोहियों ने दोनों को रोका, उनकी तलाशी ली, फिर दोनों डॉक्टर है और सरकार की ओर से वायरस की जांच करने की उनकी कहानी पर यकीन करते हुए उन्हें अंदर ले गए, मगर वैम्पीरो को वापस भेज दिया गया। टिम उनके ठिकाने पर पहुंचता है। वो जगह किसी छोटे गांव या कॉलोनी की तरह बनी हुई थी जहां गिरोह के लोग रहते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा गांव विद्रोहियों का कैदी बनकर रह गया हो। वहां पहुंचते ही टिम हर तरफ सिर्फ रोसियो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी वो नजर नहीं आती। टिम अब अकेले उस आदमखोरों के बीच था जहां उसे गिरोह के सरदार ने सख्त चेतावनी दी कि वो अब से उनके लिए काम करेगा और भागने की कोशिश का मतलब सिर्फ मौत होगी। अगर कोई भी गांव वाला वायरस की चपेट में आता है तो वो उसे यहीं जला डालेगा, बजाय कि उसका किसी अस्पताल में इलाज हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर टिम समझ गया कि उनका गिरोह का सरदार कितना निर्दयी और खतरनाक है। इसके बाद सरदार के आदेश पर टिम पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों का चेकअप करना शुरू कर देता है। दिन बीतते गए। टिम की नजरें हर पल रोसियो को तलाशती रही और आखिरकार एक दिन उसे कई लड़कियों के बीच रोसियो दिखाई देती है। चेकअप के बहाने टिम रोसियो से बात करता है, उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे घर ले जाने आया है, रात में तैयार रहना। तभी सरदार को उन्हें साथ देख उन पर शक होता है, पर टिम ने सिचुएशन संभाल ली। अब रात के सन्नाटे में किसी तरह रोसियो का तंबू ढूंढते हुए जब टिम उसे जगाने लगा तो वो डरी हुई बच्ची जोर से चीख पड़ी। लगातार हुए अत्याचार ने उसके अंदर गहरा डर भर दिया था। उसकी चीख सुनकर सरदार वहां आ पहुंचा। तब तक टिम छिप चुका था। रोसियो बोली कि उसने कोई बुरा सपना देखा था और नशे की धुत में सरदार फिर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करने लगा। टिम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपनी जान जोखिम में डालकर सरदार पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। इधर सरदार के आदमी उस समय शराब और गाने में इतने मशगूल थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद शुरू हुई मौत और जिंदगी की एक रोमांचक दौड़। टिम रोसियो को लेकर नाव से भागा। तब तक विद्रोहियों के कुछ लोगों को अपने सरदार पर हुए हमले की खबर मिल चुकी थी। गोलियों और पीछा करते हुए विद्रोहियों के बीच से निकलते हुए टिम अपने लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा। रास्ते में जब टिम ने रोसियो को उसके भाई मिगुएल का लॉकेट दिया और बताया कि उसका भाई सुरक्षित है, तो उस बच्चे की आंखों में सुकून के आंसू छलक आए। वहां से सीधे उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने पिता और छोटे भाई को खड़ा देखती है। इतने लंबे समय बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ था। 2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार वो अपने घर लौटी और एक बार फिर अपने उसी पुराने कमरे में बैठकर गाने लगी। वो सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि आजादी का सुर था, एक नई जिंदगी की शुरुआत का। अब रोसियो फिर से सपने देखना शुरू कर चुकी थी।
लेकिन उन काले दिनों के जख्म शायद ही कभी भर पाए। दोस्तों, ये फिल्म टिम बलार्ड जैसे उस असली नायक की कहानी है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक मासूम की जिंदगी बचाई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे समाज के उस कड़वा सच का आईना है जहाँ हर साल हजारों बच्चे तस्करी की भेंट चढ़ जाते हैं। ये कहानी हमें चीख चीख कर आगाह करती है कि हमें इस अंधेरी दुनिया के खिलाफ जागना ही होगा। इधर एजेंट टिम भी कोलंबिया से विदा लेने से पहले वो और उनकी टीम ने कई और साहसी अभियान चलाए जिसके परिणाम स्वरूप 120 से ज्यादा नन्ही जिंदगियों को नरक से बाहर निकाला गया और लगभग 1 दर्जन खूंखार तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। जब टिम आखिरकार अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने इस महान सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी कैथरीन को दिया। वह इस मिशन की गवाही लेकर अमेरिकी कांग्रेस की दहलीज तक भी पहुंचे। वहां उनके प्रयासों से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसने दुनिया के देशों के बीच एक पुल का काम किया ताकि मानव तस्करी और बाल शोषण जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ विश्व स्तर पर बिना किसी बाधा के एक दूसरे की मदद की जा सके। दोस्तों, आज की कहानी में दिखाए गए सभी किरदार असल में थे। चूँकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ सीन्स को अलग तरीके से दिखाए गए हैं, लेकिन ये घटना सच में हुई थी। आपको याद होगा मैंने कहानी के बीच में कहा था कि जिसेल नाम की औरत सच में थी या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। समाज के सम्मानित चेहरे भी इस दलदल में डूबे नजर आते हैं। इस पूरी घटना में जिसेल उर्फ कैली जोहाना सुआरेज का नाम एक काले धब्बे की तरह उभर कर सामने आता है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं थी बल्कि कोलंबिया में मिस कार्टेजेना के नाम से मशहूर एक पूर्व ब्यूटी क्वीन भी थी। जिस चेहरे को लोग सुंदरता और प्रेरणा का प्रतीक मानते थे, वही चेहरा मासूम बच्चों को शिकार बनाने के लिए एक चोर की तरह इस्तेमाल हो रहा था। टिम बलार्ड और उनकी टीम ने उस द्वीप से जिन 5 तस्करों को गिरफ्तार किया था उनमें कैली भी शामिल थी। फिल्म की कहानी की ही तरह असल जिंदगी में भी इन बच्चों को फंसाने का तरीका बेहद शातिर था। कैली अपनी इसी ग्लैमरस छवि का फायदा उठाकर मासूम बच्चों और उनके गरीब माता पिता को सुनहरे भविष्य और स्टार बनाने के झूठे सपने दिखाती थी। ये तथ्य हमें आगाह करता है कि अपराधी हमेशा डरावने नहीं दिखते। कभी कभी वो सुंदरता का नकाब ओढ़कर भी हमारे बीच मौजूद होते हैं। हालांकि बाद में वो मुकर जाती है और अपील करके 1.5 साल बाद रिहा हो जाती है। मगर 2023 में इस मूवी के रिलीज होने के बाद मॉडल कैली का नाम फिर से चर्चे में आने लगता है, क्योंकि उसके खिलाफ चल रहा पुराना कोर्ट केस अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और सितंबर 2024 की शुरुआत में, यानी इस स्कैंडल के लगभग 10 साल बाद, अदालत ने मॉडल कैली को 14 साल से कम उम्र के बच्चों की दलाली और तस्करी से जुड़े अपराध में दोषी करार दिया और 19 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और आज हमारे समाज में भी हर साल हजारों मासूम बच्चे मानव तस्करी का शिकार बनते हैं। इस अंधेरी और क्रूर दुनिया की सच्चाई को पर्दे पर लाना कोई आसान काम नहीं था। कदम कदम पर आई रुकावटों और अनगिनत चुनौतियों के सालों बाद जब ये सामने आई, तो उसने विश्व स्तर पर इस अंधेरी दुनिया के खिलाफ एक नई बहस छेड़ दी थी। एक जिम्मेदार समाज के तौर पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसी बुराइयों के खिलाफ जागरूक रहे और मासूमों के बचपन को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे। और यहीं पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, बहुत जल्द आप सबके लिए एक गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ, तो हमारे साथ बने रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले न्यू अपडेट्स के लिए। चलिए, आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलूंगी अगले एक और नई कहानी के साथ। तब तक साथ और प्यार देते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।